एक नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव का नाम था बिरगंज। समय था जब भारत को आजादी मिले ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन उस आजादी की रोशनी अभी तक इस दूरदराज गांव तक नहीं पहुंची थी। यहां जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चलती थी, पुराने रीति रिवाजों और सामाजिक बंधनों को पकड़े हुए। गांव के एक किनारे फूस की छत वाली एक छोटी सी जमीन पर मीरा की जर्जर झोपड़ी खड़ी थी। यही झोपड़ी उसका रसोई घर थी, यही खाने की जगह और यही सोने का ठिकाना। विधवा मीरा अपनी 10 साल की इकलौती बेटी मिनी के साथ इस टूटी फूटी जिंदगी में अकेली रहती थी। 3 साल पहले उसका पति शहर काम की तलाश में गया था, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। मीरा के माता पिता भी बरसों पहले इस दुनिया से जा चुके थे। उस दिन सुबह की हल्की धूप अभी अभी आंगन में फैलनी शुरू हुई थी। मीरा आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी बाहर से एक आवाज आई। अरे मीरा, घर पर है या नहीं? ओ मीरा। एक कठोर और रूखी आवाज गूंजी। ये आवाज मीरा के लिए बहुत जानी पहचानी थी। ये गांव के जमींदार प्रताप राय के सहायक विजय मल्लिक की आवाज थी। मीरा का दिल जोर से धड़क उठा। वो जल्दी जल्दी झाड़ू मारकर बाहर आ गई। सहायक की गंदी आंखें उसे सिर से पैर तक घूर रही थीं, जैसे किसी जवान विधवा की बेबसी का फायदा उठाने को तैयार भूखे गिद्ध की नजर। विजय मल्लिक ने पान की पीक थूकते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तेरा मर्द शहर गया था प्रताप की रैली में शामिल होने। वहां अंग्रेज पुलिस की गोली लगने से मर गया, लेकिन जाते समय जमींदार से जो पैसे उसने उधार लिए थे वो तो भूली नहीं होगी ना तू? डरते डरते मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ साहब, सब याद है। लेकिन लेकिन मैं अकेली औरत हूँ, इतना पैसा कैसे चुका पाऊंगी? कृपा करके कुछ दिन का समय और दे दीजिए। समय? बहुत समय दे दिया, अब और समय नहीं मिलेगा। तेरे मर्द ने मरने से पहले वादा किया था कि अगर पैसा नहीं चुका पाया तो ये 4 बीघा जमीन जमींदार बाबू के नाम लिख देगा। अगली अमावस तक पैसा नहीं मिला तो मैं आदमी लेकर आऊंगा और जमीन पर कब्जा कर लूंगा, ये बात याद रखना। धमकी देकर मल्लिक साहब गंदी हंसी हंसते हुए चला गया। मीरा अब खड़ी नहीं रह सकी। वह जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसकी पूरी दुनिया जैसे एक पल में अंधेरे में डूब गई। दरवाजे की ओट में मिनी चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वह समझ गई थी कि उनकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। मां के रोने की आवाज सुनकर वह और दूर नहीं रह सकी। धीरे धीरे मीरा के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने छोटे छोटे हाथों से मां के आंसू पोंछते हुए उसने शांत आवाज में कहा, माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मीरा हैरानी से अपनी बेटी की ओर देखने लगी। मिनी बोलती रही, बाबा कहा करते थे, जिंदगी में सब कुछ खो जाए तो भी जिंदगी तो रहती ही है, और जब तक जिंदगी है तब तक लड़ने की ताकत भी रहती है। इतनी छोटी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर मीरा का दिल भीतर से मरुड़ गया। वह खुद को संभाल नहीं पाई। उसने मिनी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मिट्टी की चौखट पर कुछ गुड़िया और टूटे फूटे खिलौने बिखरे पड़े थे। मीरा वहीं बैठकर एक गुड़िया के बालों में लाल फीता बांधकर छोटी बना रही थी। पास ही मिनी एक और छोटी गुड़िया हाथ में लिए बैठी थी, लेकिन उसकी नजर लगातार मां पर टिकी हुई थी। गुड़िया सज जाने पर मीरा बच्चे की तरह खुश होकर बोली, देख मिनी, तेरी गुड़िया के बाल बन गए। कितनी सुंदर लग रही है ना? अब इसके साथ खेल। मिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके होंठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। आज जैसे मीरा खुद ही अपनी बेटी बन गई थी। सारे दुख भूलकर गुड़ियों के खेल में खो गई थी।
मिनी की नजर कमरे के कोने में रखे एक लकड़ी के स्टूल की ओर गई। फिर वह फुसफुसाकर बोली, देखा रिनी, माँ ने मेरी गुड़िया को कितनी सुंदर सजा दिया है। ये बात मीरा के कानों में किसी तेज चाकू की तरह चुभ गई। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसकी छाती के अंदर जैसे सब कुछ ठंडा पड़ गया। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, तू किससे बात कर रही है मेरी बच्ची? हाँ? मिनी बिल्कुल सामान्य तरीके से स्टूल की ओर देखते हुए बोली, क्यों? रिनी से बात कर रही, वो मेरी दोस्त है। वो तो यहीं रहती है हमारे साथ। मीरा की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। डर से उसकी आंखें स्टूल पर टिक गईं। वहां तो कोई भी नहीं था। कमरे की आधी अंधेरी रोशनी में स्टूल का ढांचा भी अजीब सा लग रहा था। मीरा ने झटके से मिनी को खींचकर अपनी गोद में भर लिया। पिछले कुछ दिनों से मीरा खुद भी ठीक नहीं लग रही थी। बाल बिखरे रहते, ना नहाने खाने का ध्यान, हर वक्त जैसे किसी गहरी सोच में डूबी रहती। इस दुनिया में उसकी बेटी के सिवा उसका कोई नहीं था, और ऊपर से पिछले कुछ दिनों से मिनी अकेले किसी से फुसफुसा कर बातें करती रहती थी। बार बार रेनी नाम लेती थी। उसका गला सूख गया। लगभग दौड़ते हुए वह मिनी को लेकर घर के अंदर चली गई। सर्दियों की शाम थी। ठंड पूरी तरह जम चुकी थी। मीरा ने लालटेन जलाया और आंगन में चुपचाप बैठ गई। अब वो शाम को तुलसी के नीचे दिया भी नहीं जलाती थी। घर बिना लक्ष्मी के किसी कंकाल की तरह खड़ा रहता। बेटी दिन ब दिन बड़ी हो रही थी और वह खुद भी कम उम्र में विधवा हो चुकी थी। कौन जानता है आगे उनके लिए क्या लिखा है। गांव वाले भी पीठ पीछे उसे राक्षसी कहते थे उसी ने अपने पति को खा लिया है। इन्हीं बातों में उलझी मीरा आंगन में बैठी थी। तभी घर के अंदर से मिनी की फुसफुसाहट सुनकर वह चौंक गई। मिनी जैसे किसी से कह रही मैं थी, अभी नहीं जाऊंगी। माँ अकेली है, अगर मुझे नहीं देखा तो बहुत डांटेंगी। बेटी किससे बात कर रही है ये देखने के लिए मीरा चुपचाप दरवाजे की दरार से झांकने लगी। लालटेन की कांपती रोशनी में जो दृश्य उसने देखा, उसका शरीर बर्फ की तरह जम गया। मिनी बिस्तर पर बैठी गुड़ियों से खेल रही थी और उसकी नजर कमरे के सामने की उस खाली जगह पर जमी हुई थी, ऐसे जैसे वहां सच में कोई खड़ा हो। और तभी वो घटना हुई। कमरे के कोने से मिनी का एक पुराना रबर का गेंद बिना किसी आवाज के अपने आप लुढ़कने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे हल्के से धक्का दे दिया हो। मेरा डर से पत्थर बन गई। वह एक पल भी वहां खड़ी नहीं रह सकी। लगभग दौड़ती हुई कमरे में घुसी और टूटी फूटी कांपती आवाज में बोली, मिनी, मिनी क्या हुआ? तू किससे बातें कर रही है? मिनी ने शांत मासूम आंखों से मां की ओर देखा और बोली, रिनी बुला रही थी माँ। वो कह रही है उसके साथ खेलने चलूं। उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं है माँ। उसकी बात मत सुन बेटा, वो अच्छी लड़की नहीं है। तू कहीं नहीं जाएगी, तू सिर्फ मेरे साथ रहेगी। मेरी इजाजत के बिना तू कहीं नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं। कहते कहते मीरा की आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे। वो मुझे ले जाना चाहती है माँ। उसके पास खेलने वाला कोई नहीं है। वो अकेली कैसे खेलेगी? ये बातें किसी बच्चे की जिद नहीं थीं। इनमें छिपा था एक सच्चाई का बर्फ जैसा ठंडा एहसास। मीरा समझ चुकी थी ये उसकी बेटी की कल्पना नहीं है। जो अदृश्य ताकत उन्हें घेरे हुए है, वो सच में मिनी को चाहती है। इस घर में
इस आंगन में अंधेरे के हर कोने में भटक रही है एक अतृप्त आत्मा, अकेली खेल की साथी ढूंढती एक बच्ची की आत्मा ऋणी। मेरा अपनी छोटी सी बेटी को जोर से सीने से चिपटाए रोती जा रही थी। तभी मिनी ने बहुत शांत आवाज में पूछा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? मुझे तो जाना ही होगा। उस दिन जब माधव काका घर आए थे तब तो उन्होंने तुमसे कहा था कि डेंगू बुखार ने मेरा शरीर ले लिया है। मैं चाहूं भी तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती माँ, बस तुम्हारे प्यार की वजह से रुकी हुई हूँ। हर शब्द मीरा के सीने में तेज कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रही थी। माँ के आंसू पोंछते पोंछते मिनी, माँ, तुमने मेरे शरीर को मिट्टी के नीचे दबाया नहीं, मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं की, इसलिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। तुमने मुझे इस घर के अंदर बंद करके रख दिया। मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़ नहीं पाती, लेकिन माँ, मेरी आत्मा बहुत कष्ट में है। माँ, मेरे शरीर का संस्कार कर दो, मेरी मुक्ति का इंतजाम कर दो। बताओ माँ, मैं और कितने दिन ऐसे दर्द में रहूं? मिनी की ये बातें सुनते ही मीरा का चेहरा पीड़ा से भर गया। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल पड़ी। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी, नहीं, नहीं, तू कहीं नहीं रहेगी। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू कहीं नहीं रहेगी। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मीरा की बाहों में बंधा हुआ मिनी का शरीर बहुत धीरे धीरे गायब होने लगा। मीरा खाली हवा को पकड़ने की कोशिश करने लगी, पागलों की तरह रोने लगी। उसकी चीखें उस रात की गहरी खामोशी को चीरती चली गईं। उस समय पूरे गांव में डेंगू का भयानक प्रकोप फैला हुआ था। घर घर मातम पसरा था। कोपल दा की छोटी बेटी रिनी बीमारी से 3 दिन पहले ही मर चुकी थी और ठीक उसके अगले ही दिन मिनी की भी मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से घर मानो मौत का अड्डा बन गया था। सुबह होते ही मीरा मानो जिंदा लाश बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, होठों पर शब्द नहीं थे, लेकिन उसे अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। वह लड़खड़ाते कदमों से उस बंद कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने ताला खोला, एक तेज सड़ा हुआ बदबूदार गंध उसके भीतर भर गई। उसकी सांस रुकने लगी। अंदर एक पुरानी चारपाई पर उसकी बेटी का सड़ता हुआ शरीर पड़ा था। मीरा अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद बेटी की बात मानते हुए मीरा ने अपने ही हाथों से उस शरीर को उठाया। घर के पीछे उसने एक समाधि बना दी। इसके बाद गांव के पुरोहित को बुलाया गया। बेटी की आत्मा की शांति के लिए बहुत साधारण सा शांति विधान किया गया। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। हवन की आग से उठता धुआं घुमावदार लकीरों में ऊपर उठ रहा था और उसके साथ साथ शायद मिनी की आत्मा को भी मुक्ति मिल रही थी।